हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी प्री को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमिक पर यह प्रश्न होने वाला है। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें सीजीपीएससी 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है कि पंचवर्षीय योजना एवं उनके लक्ष्य दिए गए हैं। योजना व लक्ष्यों को सही जोड़ी बनाइए। ये एडीईओ हाल ही में 2025 में 25 का एक क्वेश्चन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, नौवीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना कॉलम आपके पास दिए हैं और आपको सही उत्तर यहाँ पर आपको लगाना है और बताना है। सही आंसर हम लोग देखेंगे तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना आपका ये पूरा गरीबी उन्मूलन से संबंधित था। नौवीं पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो कृषि एवं ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया गया और 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो तीव्र धरणी एवं अधिक समावेशी विकास से संबंधित था। इस प्रकार पहले का जो आंसर आपका बी वाला, बी आंसर आ जाएगा। ए का चौथा, बी का पहला और सी का दूसरा और डी का तीसरा ये आएगा। क्वेश्चन है राजकोषीय नीति किससे संबंध रखती है, ये आपको बताना है। सरकारी राजस्व, सरकारी खर्च व ऋण, बैंक दर नीति या ए बी दोनों। सही आंसर राजकोषीय नीति राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नीति है, चाहे राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार हो। सरकारी राजस्व उसको कितना प्राप्त हो रहा और सरकारी व्यय कितना, आय और व्यय का पूरा लेखा जोखा होता है। माने ए और बी दोनों इसके अंतर्गत आएंगे। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है कुल आय पर, कुल मांग पर, कुल बचत पर, कुल उत्पादन पर। सही आंसर इसका सी आएगा। जितना आप बचत करेंगे उस हिसाब से ही क्या बन पाएगा, पूंजी का निर्माण हो पाएगा। तो आंसर सी आएगा। एडीओ का एक और क्वेश्चन हम यहां पर ले रहे हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यद्यपि ये क्वेश्चन भूगोल से भी संबंधित होते हैं और अर्थशास्त्र दोनों के अंतर्गत ही आते हैं। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन। अब इनको मेल करना था, ये आपको बताना है कि कौन किससे संबंधित है। तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कटक में हो जाएगा। तो इसमें आपका चौथा का आंसर आप दोगे तो ए का पहला आ जाएगा। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात किया जाए तो ये आपका शिमला में आ जाता है। इंडियन स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात किया जाए तो सी का जो आ जाएगा वो आपका चौथा केरल माने कालीकट में आएगा और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन ये आपका नागपुर में आएगा। इस प्रकार इसका सही आंसर जो चौथे का डी आ जाएगा। ए का फर्स्ट, बी का आपका थर्ड, सी का फोर एंड डी का सेकंड आएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो एडीईओ 2025 के अंतर्गत पूछा गया था। 2025 इसको लेंगे। 2025 में जो पूछा गया था उसको हम लोग ले रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान आधे से अधिक है। मैंने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेवा क्षेत्र के लिए सत्य है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान आधे से अधिक है। बस 2014-15 में सेवा क्षेत्र में वृद्धि 10.3% थी। सेवा क्षेत्र भारत की आर्थिक समृद्धि का सबसे कमजोर वाहक है। भारत का सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे गतिशील क्षेत्र है। अब इन तीनों को अगर सरसरी तौर से देखें तो इसमें यह तो बिल्कुल गलत हो जाता है तीसरा, कि सेवा क्षेत्र भारत के आर्थिक समृद्धि का सबसे कमजोर वाहक है, बिल्कुल गलत है। तो अब तीसरा तो बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ पर एक बिल्कुल सही है, भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके योगदान आधे से अधिक है। दूसरा भी सही है, भारत वर्ष 2014-15 सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 10.3% था। और चौथा भी सही है, भारत का सेवा क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का सबसे गतिशील क्षेत्र। माने 1 2 4 अपने देखेंगे तो ये सी वाला आंसर 1 2 4 सी, पांचवा का सी आंसर यहां पर आएगा।
क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक स्थिति बढ़ती मुद्रा स्फीति होना था, इस स्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था में स्थिर मांग की विशेषता है, ये आपको बताना है। मुद्रास्फीति, पुनः मुद्रास्फीति, अविस्फीति या मुद्रा स्फीति जनित मंदी। ये सीजीपीएससी कोर्ट मैनेजर 2025 का अभी हाल ही का क्वेश्चन है। तो जो मुद्रा स्फीति, वैसे बढ़ती मुद्रा स्थिति या मुद्रा स्फीति बोलते हैं इसको, के साथ उच्च बेरोजगारी, मुद्रा स्फीति के साथ अगर उच्च बेरोजगारी है तो इसको मुद्रा स्फीति जनित मंदी कहते हैं। अगर मुद्रा स्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी है अर्थव्यवस्था में तो उसको मुद्रा स्फीति जनित मंदी के नाम से जाना जाता है। तो डी वाला आंसर इसमें सही आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा रोकड़ शेष निकालने पर राशि जमा प्लस निम्नलिखित में किसके लिए लिया गया उधार होता है, यह आपको बताना है। विदेशों से, भारतीय रिजर्व बैंक से, देश के भीतर, सभी स्रोतों से, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, भारत सरकार में राजकोषीय घाटा जो पूरा करता रोकड़ शेष निकालने के बाद राशि जमा, ये भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेता है। मुद्रा स्फीति को रोका जा सकता है। मुद्रा स्फीति माने महंगाई, महंगाई को कैसे रोका जा सकता है? मुद्रा स्फीति का मतलब बाजार में मुद्रा का मूल्य गिर गया, मुद्रा प्रचुर मात्रा में फैला हुआ, मुद्रा बहुत ज्यादा है। मुद्रा स्फीति को रोकेंगे कैसे? निर्यात बढ़ाकर, मुद्रा पूर्ति बढ़ाकर, सरकारी व्यय बढ़ाकर, मुद्रा पूर्ति घटाकर। तो देखो, निर्यात बढ़ाने एक उपाय है निर्यात बढ़ाकर, लेकिन बढ़ेगा तब तो जब नहीं हो रहा पूरा का चांसेस, तब हमारे लिए क्या आएगा? सिंपल सा, हम मुद्रा पूर्ति को घटाएंगे। मुद्रा जिस प्रकार बाजार में बहुत ज्यादा है उस पर घटा देंगे, माने सीधा सीधा बैंक जो आरबीआई चाहे सीआरआर बढ़ा दे, विशेष करके सीआरआर बैंक दर, ये सब बढ़ा के मुद्रा आपूर्ति को रोका जा सकता है। तो मुद्रा पूर्ति घटाकर ही इसको मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। तो यहाँ पर डी आंसर 8वां का जो आएगा, डी आंसर आएगा। क्वेश्चन आता है, मुद्रा स्फीति के दौरान मुद्रा का मूल्य। अब यहाँ पर अभी वर्तमान में हमारा मुद्रा स्फीति का ही दौर चल रहा है। मुद्रा स्फीति के अनुसार के दौरान मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। मुद्रा स्फीति है, महंगाई है, अर्थात मुद्रा का मूल्य क्या होगा? घट जा रहा। अब डॉलर की तुलना में देखो 91 रुपए के आसपास आ गया है हमारा ये, तो यहाँ पर मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है? घटता चला जाता है मुद्रा स्फीति के दौरान। क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हॉस्टल वार्डन 2024 का ये क्वेश्चन था। यहाँ पर सरकारिया आयोग, 11वां वित्त आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, मतदाताओं का जाली पंजीकरण। अब इसमें से आपको बताना था, यद्यपि इस प्रकार क्वेश्चंस में अगर बड़ा चुगली कर दे रहा, अगर ये भी आपको पता हो जाता है मतदाताओं का जाली पंजीकरण अगर दूसरा है, अगर मैं इसमें ले लेता हूं कि डी का दूसरा, तो डी का जो दूसरा जो है, अब इसमें दोनों में दूसरा दे, ए या बी, माने ए तो एक चीज कंफर्म हो गया, या तो ए होगा या तो बी होगा। ये और अपन देखेंगे कि सरकारिया आयोग कब आया। तो सरकारिया आयोग, अगर आपको पता है कि सरकारिया आयोग 1983 में आया था। 11वां वित्त आयोग की बात किया जाए तो 1998 में आया, और क्या द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की बात किया जाए तो ये 2005 में आया। इस प्रकार बी आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ए का तीसरा होगा, ए का आपका सरकारिया आयोग 1983, बी का 11वां वित्त आयोग 1998, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005, और मतदाताओं का जाली पंजीकरण फोटो पहचान पत्र। तो ये आपका सही आंसर इसमें बी वाला आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, राजकोषीय नीति का संबंध है, ये आपको बताना है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति से, बैंकिंग व्यवस्था के विनियमन से, आर्थिक विकास के लिए नियोजन से, सरकार के आय तथा व्यय से। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो सरकार कितना आय प्राप्त कर रही है और कितना उसको व्यय करना है, ये मिलाकर राजकोषीय नीति कहलाती है। तो डी वाला आंसर इसका सही होगा। मुद्रा का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्य है? स्थगित भुगतान का मानक, क्रेडिट का आधार, मूल्य का अंतरण, मूल्य का मापन। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें डी आ जाएगा। मुद्रा का जो मुख्य कार्य जो है मूल्य का मापन करना। ये किसी के जो ही वस्तु खरीदेंगे उसका मूल्य क्या होगा, उसका मापन के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता, मुद्रा स्फीति का एक अनिवार्य लक्षण है उत्पादन में कमी,
कीमत में वृद्धि, कालाबाजारी की अनुपस्थिति, ये तो होगी नहीं, कालाबाजारी की उपस्थिति। मतलब यहाँ पर मुद्रास्फीति का अनिवार्य लक्षण उत्पादन में कमी हो सकता है, कीमत में वृद्धि, कालाबाजारी की उपस्थिति हो सकता है यहाँ पर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, मतलब कीमत में वृद्धि, ये तो होगा ही होगा। माने बी आंसर, इसमें 13 का जो सही आंसर बी होगा। क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने जोड़ी मिलान करने को है। निम्नलिखित सुमेलित के जो होटल होपार्डन का 2024 का क्वेश्चन है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, पूंजी लेखा परिवर्तन, मौद्रिक नीति में सुधार, मुद्रास्फीति, लक्ष्यीकरण, इसमें से आपको जोड़ी बनाना था। आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जोड़ी मिलान करने के ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसको आपको तैयारी करके जाना है। बैंकिंग में सुधार अगर बोला जाए तो बैंकिंग में सुधार ये आता है नरसिम्हन समिति से संबंधित। पूंजी लेखा परिवर्तनीयता, पूंजी लेखा परिवर्तनीयता अगर बोला जाए तो बी का जो आ जाएगा पूंजी, इसमें जो आएगा वो आता है पहला, मतलब तारापोरा समिति। पूंजी लेखा परिवर्तनीयता जो बी का जो आएगा वो तारापोरा समिति आएगा। मौद्रिक नीति सुधार की बात किया जाए तो चक्रवर्ती समिति के अंतर्गत आता है मौद्रिक नीति सुधार। और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की बात किया जाए तो ये उर्जित पटेल समिति आ जाता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ए वाला, ए का 3 नरसिम्हन समिति, बी का फर्स्ट तारापुरा समिति, मौद्रिक नीति सुधार ये चक्रवर्ती समिति आ जाएगा, माने सी का चौथा, और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ये उर्जित पटेल समिति, डी का दूसरा ये आ जाएगा। मतलब ए वाला आंसर सही होगा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया? गुड्स सर्विस टैक्स की बात कर रहा। 1 जनवरी 2017, 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 फरवरी 2017, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें भारत में वस्तु सेवा कर का जो है सही आंसर इसका जो आपको लेना है वो आपका बी वाला आएगा, 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को यहां पर जीएसटी लागू हुआ था। तो 15 का जो आंसर आपका बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधन नहीं है? राजकोषीय नीति का साधन नहीं है बैंक दर, सरकारी व्यय, कर, लाइसेंस फीस। तो राजकोषीय नीति हम पहले देख चुके हैं, जो गवर्नमेंट का आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, इसमें बैंक दर इसमें नहीं आएगा। सरकारी व्यय कितना व्यय कर रहा, उसका टैक्स लगा के कितना आय प्राप्त करेगा, लाइसेंस भी सब आएगा, सरकारी व्यय, कर, लाइसेंस, लेकिन बैंक दर इसके अंतर्गत नहीं आएगा। क्वेश्चंस यहां पर आता है नकदी रिजर्व अनुपात, माने इसको बोलते हैं केस रिजर्व रेशियो, CRR, इसको बोलते हैं CRR अर्थात केस रिजर्व रेशियो। नकदी रिजर्व अनुपात का निर्धारण आमतौर पर निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है? बाजार की शक्तियों के मुक्त खेल द्वारा, कमर्शियल बैंकों द्वारा, केंद्रीय बैंकों द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा। सही आंसर सी, केंद्रीय बैंक पर RBI। इसका जो भी SLR हो या आपका CRR हो, ये RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में करती है। मुद्रास्फीति मूल्य वृद्धि में काल में मुद्रा की पूर्ति, मुद्रास्फीति मूल्य वृद्धि काल मुद्रा की पूर्ति वही रहती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, समानुपातिक रूप से बढ़े घट जाती है। सिंपल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये बढ़ती है तभी तो मुद्रा का मूल्य घट जाता है, तो बी वाला आंसर इसमें आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है, मौद्रिक नीति का, उधार नीति का, राजकोषीय नीति का या कर नीति का। सही आंसर सी आएगा, ये गवर्नमेंट का अपना कल्याणकारी साबित करने के लिए एक घाटे की वित्त व्यवस्था लाती है, तो राजकोषीय नीति का एक कारण होता है। बैंक दर ब्याज की वह दर है, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर जनता वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेती है, जिस पर जनता भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेती है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेती है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक जनता से ऋण लेती है। सही आंसर इसका सी आएगा।
जिस पर जितने वाणिज्यिक बैंक है, जो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेती है, तो जिस दर पर वो ऋण देता है उसे ही बैंक दर के नाम से जाना जाता है। विशेष करके 365 दिन से अधिक का जो ऋण देता है वो बैंक दर कहलाता है। 365 दिन से कम दिन का ऋण देता है तो रेपो दर कहलाता है। तो ये डिपेंड करता है कि 1 साल से अधिक है, 1 साल से कम, 1 साल से कम है तो रेपो दर, 1 साल से अधिक है तो बैंक दर हो जाता है। तो इसका 20 का जो आंसर आपका सी आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको खोजना है। उत्तम मुद्रा निकृष्ट मुद्रा को संचलन से बाहर निकाल देती है। निकृष्ट मुद्रा उत्तम मुद्रा को संचलन से बाहर निकाल देती है। उत्तम और निकृष्ट मुद्रा एक साथ संचलन नहीं कर सकती, कह नहीं सकते। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर निकृष्ट मुद्रा उत्तम मुद्रा को संचलन से बाहर निकाल देती है। आपने देखा होगा जब नए नोट, सड़े कड़े नोटों को बाहर करने के लिए जब गवर्नमेंट नए नोट छापती है तो लोग क्या करते हैं, नए नोट को अपने पास रख लेते हैं और गंदा गंदा नोट मार्केट में निकालते रहते हैं और नए नोट को दबा के रख देते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि निकृष्ट मुद्रा उत्तम मुद्रा का अब क्या है कि और देखो नए नोट को रख रहे हैं और गंदा नोट को बाहर निकाल रहे हैं, इसका मतलब है, और चुपचाप इसको सजा के रख देते हैं घर में। तो निकृष्ट मुद्रा ही उत्तम मुद्रा को क्या कर देती है, संचलन से बाहर निकाल देती है। तो बी वाला सही आंसर इसका आएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रात्मक उधार नियंत्रण तकनीक नहीं है? ये आपको बताना है। बैंक दर, नगद आरक्षण अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात, बचत जमा खाता पर ब्याज दर वृद्धि। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यही आएगा, बचत खाता ब्याज दर वृद्धि से कोई लेना देना नहीं। जो विशेष करके जो मात्रात्मक उधार जो नियंत्रण करता है आरबीआई, वो बैंक दर द्वारा, नगद आरक्षण अनुपात सीआरआर द्वारा, सांविधिक तरलता अनुपात एसएलआर द्वारा करता है, न कि बचत जमा खाते ब्याज दर वृद्धि करके। वित्त आयोग का गठन हर वर्ष होता है, 4 वर्ष में एक बार होता है, 2 वर्ष में एक बार होता है या 5 वर्ष में एक बार होता है। सही आंसर यही आएगा डी, हर 5 वर्ष में एक बार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। क्वेश्चन आता है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? अधिकतम प्रत्यय प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, अनुपातिक प्रत्यय प्रणाली या नीति प्रत्यय प्रणाली। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली को अपनाया जाता है। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके तहत आरबीआई करेंसी नोट जारी करने के लिए सोने और विदेशी मुद्रा के रूप में केस कम से कम 200 करोड़ रुपए का आरक्षित भंडार बनाए रखती है। माने 200 करोड़ रुपए सोना जमा करेगी, उसके तुलना में वो क्या करती है, नोट जारी करती है। इसी को कहा जाता है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SBI बोले, यहाँ की स्थापना निम्न में से किस समिति के अनुशंसा पर हुई थी? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना रेखी समिति, संथानम समिति, राजा चलैया समिति या SK दवे समिति, इसके अंतर्गत आपको बताना है। सही आंसर इसका जो डी आएगा, SK दवे समिति के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? अनुकूल नहीं, यह है प्रतिकूल। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक होता है, जब राजकोषीय घाटा एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है, जब मुद्रा स्थिति की दर ऊंची होती है, जब प्रत्यक्ष कर ऊंचा होता है। इसमें से आपको छांटना है। सही आंसर, जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक हो रही है तो प्रतिकूल स्थिति है, माने हमारा पैसा दूसरी जगह चला जा रहा है। आयात, यहाँ पर आयात की मात्रा निर्यात से अधिक, हम दूसरों देश से आयात अधिक हो रहा और निर्यात कम हो रहा, अंततः में हमको घाटा ही होगा और प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? हार्ड मनी जिसको कहा जाता है, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जो सोने के रूप में हो, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ हो, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, ऐसी मुद्रा जो ऋण के बदले चुकाई जाती हो। सही आंसर इसका सी आएगा, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। जैसे यूरो है, डॉलर है, ये सब के सब आसानी से सुलभ नहीं होती, इसलिए दुर्लभ मुद्रा के अंतर्गत आती है, हार्ड करेंसी के अंतर्गत आ जाएगी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान
ISI कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता, इसमें से कोई एक सही आंसर ये कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से क्या रेपो दर की सही दर्शाता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से क्या रेपो दर का सही अर्थ दर्शाता है। वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है, बैंकों द्वारा आरबीआई से उधार लेने की दर, बैंकों द्वारा अपने महत्वपूर्ण ग्राहकों को ऑफर की गई दर, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण देने के लिए लागू दर। सही आंसर इसका बी आएगा, बैंकों द्वारा आरबीआई से उधार लेने की दर। मैं पहले ही कह दिया कि 365 दिन से कम दिन का अगर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार लेती है उसे रेपो दर कहते हैं। 365 दिन से अधिक दिन का अगर उधार लेती है तो उसे बैंक दर कहते हैं। बस यही अंतर है रेपो दर और बैंक दर में। तो ये बैंक द्वारा आरबीआई से उधार लेने की दर होती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, हमारे देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से क्या उपाय करती है? सीआरआर में वृद्धि, एसएलआर में वृद्धि, मुद्रा आपूर्ति संकुचन, रेपो रिवर्स दर बढ़ाना। वैसे मेन जो उपाय होता है भारतीय रिजर्व बैंक का वो केस रिजर्व रेशियो सीआरआर में वृद्धि, मतलब बैंकों को कुछ राशि, जो भी रजिस्ट्रेटेड बैंक होते हैं, ये वाणिज्यिक बैंक होते हैं, आरबीआई के में जमा करना होता है। अगर सीआरआर बढ़ा देते हैं तो बैंकों से राशि आरबीआई में चला जाता है, ऑटोमेटिक जो है बैंकों के पास उधार देने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए उधार जो देंगे ब्याज दर बढ़ जाता है, इसलिए लोग लेना बंद कर देते हैं, वहां पर धीरे से बंद हो जाता है, कम हो जाता है, और मार्केट में इस प्रकार धीरे से नोट का क्या हो जाता है, खिसकना आरबीआई पर होना स्टार्ट हो जाता है। इससे हम मुद्रास्फीति में थोड़ा हद तक लगाम लगाते हैं। तो ये आ जाएगा सीआरआर में वृद्धि करके। निम्न में से किसे प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है? प्लास्टिक के सिक्के, क्रेडिट कार्ड एंड पेट्रो कार्ड, ब्रॉन्ज पत्र या चेक। सही आंसर भी आएगा, क्रेडिट कार्ड या पेट्रो कार्ड को ही प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता, नाबार्ड किसका नाम है? आपको देखना है, वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थान, कृषि सहायक विशिष्ट बैंक या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। सही आंसर इसका सी आएगा, कृषि सहायक विशिष्ट बैंक। इसको अगर पूरा भी देखें तो द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। नाबार्ड अर्थात द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका पूरा फुल फॉर्म है। तो ये कृषि सहायक विशिष्ट बैंक होता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारतीय रिजर्व बैंक कृषि को सीधा वित्त प्रदान करता है, माने कृषक को होना था, प्राथमिक सहकारी समितियों को वित्त प्रदान करता है, राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करता है, कृषि को वित्त प्रदान नहीं करता। सही आंसर राज्य सहकारी बैंकों की जो है, भारतीय रिजर्व बैंक वास्तव में राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करता है और राज्य सहकारी बैंक फिर कृषि को वित्त देता है, प्राथमिक सहकारी बैंकों को वित्त देता है। तो 33 का सही आंसर सी आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यह आपको बताना है। 1950, 1960, 1969 या 1989। सही आंसर सी आएगा 1969। 19 जुलाई 1969 को भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 14 बैंकों का किया गया था, जिनके पास 50 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी थी। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? ये आपको बताना है। आरबीआई, एसबीआई, यूबीआई या पीएनबी। सही आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने, भारत में 1 रुपए के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं। कॉमन क्वेश्चंस आपके भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारत सरकार द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा। सही आंसर भी आएगा, भारत सरकार द्वारा ये जारी किए जाते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।